आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की संरचना, शुक्राणु की संरचना। टॉपिक है आज अपना शुक्राणु की संरचना। देखिए, कल भी अपन ने शुक्राणु की संरचना के बारे में बात की थी। आज अपन इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, कल अपन ने बात की थी, अपने पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। आपसे चर्चा की थी अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की चर्चा की थी। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहने का तात्पर्य है स्पर्म का निर्माण की क्रिया। ठीक। और ये स्पर्म का निर्माण जो किससे हुआ था? पीजीसी से हुआ था, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो थी, उस प्रीमोर्डियल जर्म सेल से जो इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हुई, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो स्पर्मेटोसाइटोसिस की क्रिया होती है और एक स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो दो चरणों में संपन्न होती है। एक था स्पर्मेटोसाइटोसिस और दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस। ओके। और स्पर्मेटोसाइटोसिस में क्या निर्मित हुआ था? स्पर्मेटिड बना था। और स्पर्मेटिड में जब शुक्र कायन की क्रिया हुई तो उससे क्या निर्मित होता? स्पर्म। तो उससे स्पर्म की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की अपन चर्चा करें। तो देखिए, स्पर्म जो है, स्पर्म के बारे में कहा जाए तो कह सकते हैं कि स्पर्म एक क्या है? स्पर्म क्या है? एक गैमेट है, एक युग्मक है। तो कैसा है? स्पर्म एक गतिशील का मतलब क्या हुआ? मोटाई। ठीक है। एक गतिशील युग्मक है। स्पर्म एक गतिशील युग्मक है। गतिशील का मतलब क्या होता है? मोटाई होता है। अगर अपन अंडाणु की बात करें, अंडाणु नॉन मोटाई होता है। मैंने कल बताया था आपको, चल मतलब गतिशील युग्मक। ओके। अगर अपन बात करें स्पर्म की, स्पर्म जो है, स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है, एक हैप्लॉइड या फिर कहें अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका है। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? एग। कल हमने बात की थी कि पीजीसी, और पीजीसी क्या था? 2N, और इस 2N से जो है वो N गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो है N गैमेट था वो कौन सा था? स्पर्म। तो N का मतलब क्या हुआ? क्या कैसा है? हैप्लॉइड है, एगुणित है। ठीक है। अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जो है ये इसका आकार की अगर हम बात करें, इसके साइज की बात की जाए स्पर्म की, तो अलग अलग प्राणियों के अंदर इसकी आकार आकृति की बात करें वो अलग अलग होती है। अलग अलग प्राणियों की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग प्राणियों में इसके स्पर्म की जो साइज की अगर चर्चा की जाएगी तो इसकी साइज होती है वो अलग अलग होती है। मेनली स्पर्म की हम बात करें तो मेनली स्पर्म को बांटा जा सकता है। एक तो होता है इसका हेड रीजन, एक होगा हेड रीजन, एक होता है इसका नेक रीजन, एक होता है नेक रीजन, एक होता है इसका कहें मिडिल पीस, और एक रीजन होता है इसका टेल। मेनली रूप से कहा जाए तो इसको जनरली भाषा में कहते हैं कि साहब इसको हेड, मिडिल पीस और टेल रीजन, तीन भागों के साथ इसको एक प्रकार से डिवाइड करके पढ़ते हैं। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से हेड हो जाएगा, मिडिल पीस हो जाएगा, और नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका टेल रीजन होता है। तो इस नेक को जो है वो मिडिल रीजन के अंदर मान लिया जाता है, या आप इसको अलग करके भी अपन इसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये स्पर्म की अगर अपन बात करें तो स्पर्म की कुछ इस प्रकार की आकृति अपने को देखने को मिलती है।
इसका सबसे जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला जो भाग होगा, सबसे ऊपरी भाग होगा, इसको कहा जाता है हेड रीजन। हेड रीजन, हेड का मतलब क्या हो गया, शीर्ष। इसको कौन सा रीजन कहा जाएगा, हेड रीजन कहा जाएगा। और हेड रीजन के नीचे जो भाग होता है उसको कहा जाता है नेक रीजन। हेड रीजन के नीचे नेक रीजन होता है, गर्दन वाला भाग होता है। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है कौन सा, मिडल पीस, मध्य भाग। और इसके जो नीचे होता है वो कौन सा भाग होता है, टेल रीजन होता है। देखिए टेल रीजन को बिल्कुल बांट सकते हैं, एक तो मेन पीस के अंदर बांट सकते हैं, एक एंड पीस होगा उसके अंदर भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अगर स्पर्म के हेड रीजन की अपन बात करें तो इसका जो हेड है इसके ऊपर यह पाई जाती है कौन सी मेम्ब्रेन, ये होती है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पाई जाती है। और इसके अंतरतम भाग पर यहाँ मौजूद होता है क्या, एक्रोसोम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। और एक्रोसोम का काम कल मैंने बताया था आपको अपने लास्ट क्लास में कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। और ये एक्रोसोम क्या काम करता है, ये एक्रोसोम अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करता है। ओके, और गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम को बनाने में भाग लेता है उसे एक्रोब्लास्ट कहा जाता है। और गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम बनाने में भाग नहीं लेता उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। इन बातों की अपन ने चर्चा की थी, ठीक है। नीचे की अपन बात करते हैं तो ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको अपन क्या कहते हैं, ये अब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, या अपन कहें इसको केंद्रक होता है। और ये पश्चिम भाग में थोड़ा धसा जाता है। इसके नीचे जो है वो पाए जाते हैं तारककाय। और तारककाय दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक जो केंद्रक के समीप होता है, जो केंद्रक के नजदीक होता है उसे कहा जाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, हिंदी में कहें तो इसको कह सकते हैं समीपस्थ तारककाय। कौन सा काय, समीपस्थ तारककाय। और जो न्यूक्लियस से दूर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, और डिस्टल सेंट्रियोल को हिंदी में कह सकते हैं दूरस्थ तारककाय। क्या कह सकते हैं, दूरस्थ तारककाय। ये दोनों किसके भाग हैं, ये हैं सेंट्रियोल, इसके तारककाय, सेंट्रियोल। क्या अपन कहें तो अपन कह सकते हैं तारककाय। ये जो दूरस्थ तारककाय होता है, इस दूरस्थ तारककाय से क्या निकलता है, एक्सियल फिलामेंट निकलता है। इस दूरस्थ तारककाय से क्या निकलेगा, एक्सियल फिलामेंट निकलता है, जो कहा जाता है, जो कि पूंछ वाले रीजन तक जाता है। क्या निकलेगा, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। और इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सर्पिल क्रम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया
सर्पिल क्रम में क्या होगा, पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है यहाँ पर, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं अपन अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो होगा वो किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा इसको एनर्जी प्रोवाइड करना। अक्षीय फिलामेंट, और इसके चारों तरफ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में पाया जाता है, जिसे क्या कहा गया था, जिसे कहा गया था निवेन कर्म। क्या कहते हैं, निवेन कर्म। और कुछ जंतुओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सर्पिल क्रम में ना पाया जाकर किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है एक शीट के रूप में, चारों तरफ गुच्छों के रूप में, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रियल शीट अपन उसको कहेंगे, मेन शीट अपन उसको कह सकते हैं। और इसके नीचे की यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसके नीचे यहाँ पर एक सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा था अपन ने, रिंग सेंट्रियोल कहा था। एक सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इस सेंट्रियोल को क्या कहा गया था, इस सेंट्रियोल को अपन ने कहा था रिंग सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल कहा। और इसी रिंग सेंट्रियोल को एक अलग नाम और है, इसको कहा जाता है एनुलस सेंट्रियोल या एनुलस रिंग, इसको कह सकते हैं एनुलस रिंग कह सकते हैं, या इसी का नाम है जेनसन्स रिंग, जेनसन्स रिंग भी कहते हैं। ये जो रिंग सेंट्रियोल यहाँ मौजूद है, इसी रिंग सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग भी बोलते हैं और इसे जेनसन रिंग भी कहते हैं। ये मिडिल भाग और पूंछ के मध्य एक सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। ओके, और फिर इसके नीचे की बात करते हैं तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, पूंछ वाला भाग होता है। ये नीचे कौन सा भाग हो जाएगा आपका, नीचे वाला भाग, पूंछ वाला जो रीजन है वो यहाँ पर हो जाएगा, पूंछ वाला रीजन हो जाएगा। ये वाला भाग कौन सा रीजन हो जाएगा, पूंछ वाला, टेल वाला रीजन हो जाएगा। ये टेल जो होती है वो भी अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग होती है, किसी में लंबी होती है, किसी में छोटी होती है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो इसमें हेड रीजन, मिडिल प्लेस और टेल रीजन जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपन हेड रीजन की अपन बात कर लेते हैं कि शुक्राणु जो है, उस शुक्राणु का जो शीर्षतम भाग होता है, उच्चतम जो भाग होता है या अग्र भाग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। शुक्राणु का अग्रतम जो भाग होगा, शुक्राणु के अग्रतम भाग को हेड कहा जाता है। विभिन्न कशेरुक प्राणियों की अपन बात करते हैं तो विभिन्न कशेरुक प्राणियों में इस हेड की आकृति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। सभी प्राणियों में एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग प्राणियों में जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अगर अपन अस्थिल मछलियों की बात करें तो अस्थिल मछलियों में भी गोलाकार आकृति का होता है। अगर मैं बात करूं अस्थिल मछलियों की, अस्थिल मछलियों की अगर बात की जाए तो अस्थिल मछलियों में स्पर्म की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है गोलाकार। अस्थिल मछलियों में स्पर्म की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है।
अगर चूहों की बात की जाए, चूहों में स्पर्म की आकृति, चूहों में स्पर्म की आकृति कैसी होती है? हुकनुमा होती है। स्पर्म की नहीं, स्पर्म के हेड की, स्पर्म के हेड कैसी होती है? हुकनुमा। कैसी होती है? हुकनुमा। हुकनुमा। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में आकृति जो होती है वो चमचाकार होती है, चम्मच की तरह होती है। चमचाकार आकृति जो है वो देखने को मिलती है। अस्थिर मछलियों की बात करें तो अस्थिर मछलियों में स्पर्म का जो हेड होता है वो गोलाकार होता है। अगर चूहों की बात करें तो चूहों में कैसा होता है? हुक के समान होता है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में वो चम्मच की आकृति का होता है। और अगर उभयचर की बात करें तो उभयचर में एक भालाकार होता है। उभयचर मतलब एम्फीबियन जो होगा, एम्फीबियन में कैसा होता है? ये होता है भालाकार, भाले के आकार, क्या सिर है। तो अलग अलग प्राणियों की बात करें तो अलग अलग प्राणियों में स्पर्म के जो हेड रीजन की बात कर रहे हैं, स्पर्म के शीर्ष की अगर बात कर रहे हैं तो इसके शीर्ष की आकृति अलग अलग होती है। जैसे अस्थिर मछलियों में इसकी आकृति गोलाकार होती है, चूहों में स्पर्म के हेड की आकृति कैसी होती है? हुकनुमा होती है। मनुष्य में स्पर्म के हेड की आकृति कैसी होती है? चम्मच की तरह होती है। चम्मच की तरह आकृति। उभयचर की बात करें तो उभयचर के अंदर ये आकृति कैसी होती है? भालाकार होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करें कि मुख्यतः स्पर्म जो होगा उस स्पर्म में एक तो क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। मेनली स्पर्म में एक्रोसोम पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अग्रतम भाग जो होगा, सबसे आगे वाला भाग, वहां पर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। और अभी मैंने बताया था कि एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और एक्रोसोम, गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है उसे एक्रोब्लास्ट कहा जाता है। और गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। देखिए जो एक्रोसोम होता है वो एक्रोसोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है। कौन सी झिल्ली द्वारा? एक्रोसोमल झिल्ली द्वारा। एक्रोसोमल झिल्ली जो होती है उस एक्रोसोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है। कौन? एक्रोसोम जो होता है इसके ऊपर यहाँ पे झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? एक्रोसोमल झिल्ली कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन लयनकारी एंजाइम कह सकते हैं अपन, या अपन ये कह सकते हैं कि अपघटक एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? जो अंडे की झिल्ली को भेदने में ये क्या करते हैं? सहायता उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्रोसोम में एसिड हाइड्रोलेज, एक्रोसोम जो है उसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज एसिड फोस्फेटेज एक्रोसीन है ना, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो भी पाए जाते हैं। एक्रोसोम जो होगा उसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फोस्फेटेज, एक्रोसीन, हाइड्रोडिनेज नामक एंजाइम जो कि वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रोडिनेज भी होता है इसमें, हाइड्रोडिनेज। ठीक है। हाइड्रोडिनेज, एक्रोसोमीन
एक्रोसोमी। ये एंजाइम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक्रोसोम होगा, उस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिससे कि ये क्या काम करते हैं, अंडे की जो भित्ति होती है उसको भेदने का काम करते हैं। और केंद्रक और एक्रोसोम के मध्य कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है जिसे एक्रोसोमल कोशिका द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक और एक्रोसोम के मध्य एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक्रोसोमीय कोशिका द्रव्य कहते हैं। और शुक्राणु में एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला रिक्त स्थान जो होता है वो परपोरेटिव कहलाता है। ये स्थान जो होता है रिक्त स्थान, इसको हम क्या बोलते हैं, परपोरेटिव। परपोरेटियम जो है वो इसको कहा जाता है। ये रिक्त स्थान जो होगा उस स्थान को क्या कहा जाएगा, परपोरेटियम जो है वो अपन इसको कह सकते हैं। तो ये सारी जो चर्चाएं अपन ने की हैं वो किसकी की है, इसके हेड रीजन की बात की है। इसके कि सब जो एक्रोसोम की बात अपन कर रहे हैं, ये एक्रोसोम जो होता है उस एक्रोसोम में जो क्या क्या पाए जाते हैं, एक्रोसोम में प्रोटीन लैंडर एंजाइम पाए जाते हैं, या अपन कहें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, एसिड फास्फेटेज एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम, हाइड्रोलिनेज एंजाइम, एक्रोसोमिन एंजाइम, ये इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ये अंडाणु की जो भित्ति होती है उस अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करता है। मेन जो इसका कार्य होता है एक्रोसोम का वो क्या होता है, अंडाणु की भित्ति को भेदना और अंडाणु के अंदर क्या करना, प्रवेश करना होता है। उसके बाद में हेड रीजन में दूसरा मेन चीज क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, या अपन कहें कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए केंद्रक शुक्राणु के शीर्ष का अधिकांश भाग बनाता है। शुक्राणु का जो हेड रीजन है उस हेड का अधिकांश भाग जो है वो निर्मित करता है कौन, केंद्रक करता है। केंद्रक शुक्राणु की आकृति का भी निर्धारण करता है और इसमें डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। मतलब ये क्या काम करता है, केंद्रक होगा वो अंडाणु के अंदर आनुवांशिक गुणों को ले जाने का काम करता है। हेड रीजन की अपन बात कर रहे हैं तो हेड रीजन के अंदर मोस्टली जो पार्ट होता है उस मोस्टली पार्ट में अधिकांश भाग में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है और ये क्या काम करता है, इन आनुवांशिक पदार्थ को कहां भेजता है, अंडाणु में जब निषेचन की क्रिया होगी तो उसको भेजने का काम ये करता है। तो ये जो बात की अपने किसकी, हेड रीजन मेन पार्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके मिडिल पीस की बात करते हैं। दूसरा जो भाग है वो मध्य भाग होगा। तो देखिए शुक्राणु के केंद्रक के ठीक पीछे का जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, इसका मध्य भाग कहलाता है। और इसके मध्य भाग का अग्र भाग जो होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, नेक रीजन कह सकते हैं। ये जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस, यहां तक भी अपन मिडिल पीस बोल सकते हैं इसको, ठीक। और इसको अगर आप ऐसे दो तो आप नेक रीजन कह सकते हो, या अपन ये कह सकते हैं कि शुक्राणु के हेड रीजन के जस्ट पीछे वाला भाग मिडिल पीस होता है, या अपन ये कहें कि मिडिल पीस के अंदर भाग जो होता है वो नेक रीजन होता है जिसमें तारककाय पाया जाता है। और ये तारककाय दो भागों में विभाजित होता है। एक तारककाय जो केंद्रक के समीप होता है उसे समीपस्थ तारककाय कहा जाता है, या अपन कहें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कह सकते हैं। दूसरा तारककाय जो कहां होता है, इस केंद्रक से दूर होता है, जिसे अपन कौन सा कह सकते हैं, दूरस्थ तारककाय अपन कह सकते हैं। अब ये समीपस्थ तारककाय जो होता है या निकटस्थ तारककाय ये क्या काम करता है, ये निषेचन के बाद कौन सी क्रिया होती है, विदलन की क्रिया। तो निषेचन के बाद जो विदलन की जो क्रिया होती है या जो क्लीवेज की जो क्रिया होती है उस क्लीवेज की क्रिया को प्रेरित करने का जो काम होता है वो किसका होता है, समीपस्थ तारककाय का होता है। निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन के बाद या निषेचन के बाद विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का काम जो है वो कौन करता है, समीपस्थ तारककाय। विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का काम कौन करेगा, समीपस्थ तारककाय। और दूरस्थ तारककाय क्या करेगा, दूरस्थ तारककाय इस अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। तो दूरस्थ तारककाय किसका निर्माण करेगा, दूरस्थ तारककाय अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें कि गिरवा के नीचे जो नेक वाला रीजन है, इस नेक वाले रीजन के नीचे
अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सर्पिल क्रम में पाया जाता है। अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, निबेन कर्म कहते हैं, जिसे निबेन कर्म कहा जाता है। और यह शुक्राणु की गति के लिए क्या करता है, ऊर्जा उपलब्ध कराना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा उपलब्ध कराना। तो जब शुक्राणु गतिशील होता है, जब शुक्राणु गति करता है, तो उसकी गति के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ एक सर्पिल क्रम में पाया जाता है, और जिसे कहा जाता है क्या, निबेन कर्म, उसको कह सकते हैं। देखिए, कई शुक्राणुओं के मध्य और पूंछ भाग का जो संधि स्थल होता है, वहां पर एक गहरे रंग की वलय पाई जाती है, और उस वलय को क्या कहते हैं, अपन रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। ये वलय पाई जाती है यहाँ पर एक, जिसको रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। और मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि रिंग सेंट्रियोल मध्य भाग पैर के मध्य एक सीमा रेखा का काम करती है, और इस रिंग सेंट्रियोल का दूसरा नाम है एनुअल रिंग, ठीक है, एनल्स रिंग, और इसी को क्या कहा जाता है, जैनसन रिंग कहा जाता है। एनल्स रिंग कह सकते हैं, और इसी को क्या कह सकते हैं अपन, जैनसन रिंग जो है वो जैनसन रिंग भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक। और इसके जो नीचे वाला जो भाग आता है, वो वाला भाग कौन सा जाएगा, आपका टेल रीजन वाला भाग है। ये वाला जो भाग होगा, ये पूंछ वाला भाग, जो कि पीछे तक की बात करें, लंबा, अलग अलग प्राणी में अलग अलग आकृति होती है, पीछे की साइड तक लंबा। तो शुक्राणु का सबसे पीछे वाला लंबा संतरा भाग, शुक्राणु के सबसे पीछे वाला, डेफिनेशन देनी हो आपको इसकी टेल की, तो क्या कहेंगे कि शुक्राणु के सबसे पीछे वाला लंबा संतरा भाग टेल कहलाता है। शुक्राणु के सबसे पीछे वाला संकरा लंबा भाग टेल रीजन कहलाता है। अक्षीय तंतु और प्लाज्मा कला का ये बना होता है, अक्षीय तंतु और किसका बना हुआ, प्लाज्मा। बाहर की साइड में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा कला, और ये अक्षीय तंतु कहां पाया जाएगा, इसके बीज के अंदर पर बात करते हैं, तो बीज के अंदर तो क्या पाया जाएगा, अक्षीय तंतु पाया जाएगा, एक्सियल फिलामेंट पाया जाएगा। एक्सियल फिलामेंट का निर्माण कहां से हो रहा है, पुरस्तारिका से। तो बीज के ऊपर बात करें तो बीज के अंदर तो क्या पाया जाएगा, अक्षीय तंतु पाया जाएगा, और यहाँ इसके चारों तरफ की जो बात करें तो क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा कला पाई जाएगी। तो ये तो टेल का निर्माण या टेल की बात करें, टेल किसकी बनी होती है, टेल बनी होती है अक्षीय तंतु और प्लाज्मा कला की बनी हुई होती है। और यह संरचना जो होती है ये में कसाब के समान 9+2 तंतुओं का बना होता है, जिसमें 9 तो परिधि पर होते हैं और 2 का होते हैं सेंटर। 9+2 व्यवस्था जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। कसाबों का आधार पर हम बात कर रहे हैं तो 9+2 व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। देखिए, कसाब के आधार पर अगर शुक्राणु की बात करें तो एक तो फ्लैजिलेट शुक्राणु होते हैं। अगर कसाब की संरचना की बात करें तो एक तो होते हैं फ्लैजिलेट और एक होते हैं नॉन फ्लैजिलेट। कसाबों की उपस्थिति के आधार पर बात की जाए तो इसको हम 2 प्रकार के होते हैं, तो फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिलेट का मतलब होता है कसाबिकीय, मतलब जिनमें कसाबिका उपस्थित होती है उसको तो फ्लैजिलेट कहते हैं। और नॉन फ्लैजिलेट का मतलब होता है अकसाबिकीय। अकसाबिक का मतलब है जिसमें कसाब जो है फ्लैजिला जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको नॉन फ्लैजिलेट कहा जाता है, ठीक। अगर बात की जाए अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार का होता है। एस्केरिस का जो शुक्राणु होता है वो तो होता है नॉन फ्लैजिलेट। नॉन फ्लैजिलेट की बात करें तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या, एस्केरिस। एस्केरिस होगा, एस्केरिस के अंदर अकसाबिकीय प्रकार का क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। एस्केरिस होगा, उस एस्केरिस में नॉन फ्लैजिलेट स्पर्म होगा वो क्या होता है, मौजूद होता है। इसके अलावा यूनिफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट, हेक्साफ्लैजिलेट स्पर्म पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं इसको होता है यूनिफ्लैजिलेट। मोस्ट
मतलब होता है कि जिनके अंदर एक कसाबिका मौजूद होती है। तो जिनमें एक कसाबिका मौजूद होगी उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिफ्लेजिलेट कहेंगे। और मोस्टली स्पर्म के अगर बात करें, आप कहें कि अधिकांश जीवों के स्पर्म जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, यूनिफ्लेजिलेट होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें टॉड फिश की, तो उसमें बाइफ्लेजिलेट होता है। एक होता है बाइफ्लेजिलेट। बाइफ्लेजिलेट का मतलब होता है कि जिनके अंदर कसाब जो है वो कैसे कितने हो, दो हो, उनको अपन कहते हैं। तो टॉड फिश की अगर बात की जाए तो टॉड फिश के अंदर जो है वो कसाब दो पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, बाइफ्लेजिलेट कहेंगे। और एक हेक्साफ्लेजिलेट भी होते हैं, हेक्साफ्लेजिलेट। हेक्साफ्लेजिलेट ग्रास हॉपर की अगर बात की जाए तो ग्रास हॉपर जो होगा उस ग्रास हॉपर में फ्लेजिला कितने होते हैं, 6 फ्लेजिला पाए जाते हैं, उसको हेक्साफ्लेजिलेट कहते हैं। तो अगर कहा जाए कि फ्लेजिला की संख्या के आधार पर बात की जाए तो फ्लेजिला की संख्या के आधार पर स्पर्म जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि अपन ने चर्चा की है, यूनिफ्लेजिलेट, बाइफ्लेजिलेट, हेक्साफ्लेजिलेट। मोस्टली स्पर्म की बात की जाए तो मोस्टली स्पर्म यूनिफ्लेजिलेट होते हैं। टॉड फिश की बात की जाए तो उसमें स्पर्म जो होता है वो बाइफ्लेजिलेट होते हैं। और अगर बात की जाए ग्रासहोपर की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो किस प्रकार के होते हैं, स्पर्म ग्रासहोपर में हेक्साफ्लेजिलेट होते हैं। और एस्केरिस की बात की जाए तो एस्केरिस में जो है वो कसाबिका नहीं पाई जाती है, तो उसे अकसाबिकीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये चर्चा जो है वो अपन ने की किसकी, टेलीविजन की, और उसके बाद में फ्लेजिला की अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। इसकी बात करेंगे अपन, सिग्निफिकेंस की अपन बात करते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्व। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस, महत्व। किसके महत्व अपन पढ़ रहे हैं, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के महत्व की अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात अगर की जाए तो क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या महत्व होगा, कि स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का निर्माण। पहला महत्व यही हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। पहले महत्व की अगर बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और ये स्पर्म क्या काम करता है, निषेचन की जो क्रिया होती है उसको ये संपन्न कराता है। ये इसका महत्व हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु क्या काम करेगा, शुक्राणु निषेचन की क्रिया जो है उसको कंप्लीट कराता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में एक प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। कितने स्पर्मेटिड का, 4 स्पर्मेटिड। एक से कितने का निर्माण हुआ, 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। कल अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया अपन पढ़ी थी और उसमें देखा था कि एक से किसके कितने, 4 स्पर्मेटिड जो है उनका निर्माण हुआ था। तो एक तो शुक्राणु जनक की जो क्रिया होगी उसमें क्या होगा, एक प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका से या एक स्पर्मेटोगोनिया की अपन बात कर रहे हैं, उससे कितने, 4 स्पर्मेटिड जो है उसका निर्माण होता है। प्रत्येक स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात की जाए कि शुक्राणु जनक की क्रिया के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। पीजीसी कैसी थी, द्विगुणित थी। पीजीसी कैसी थी, द्विगुणित थी। प्रीमोडियल जर्म सेल की अपन बात कर रहे हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल की चर्चा कर रहे हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल कैसी थी, 2n थी। और 2n के बाद के अंदर इसके अंदर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। फिर कौन सा हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उसके अंदर ये कैसे होगी, n। कैसे बनेगी, n। n का मतलब क्या होता है, एगुणित। n का मतलब क्या हुआ, एगुणित। एगुणित का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इसका निर्माण
एग न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। दूसरी अगर अपन बात करें कि ये जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया है, इस शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे निषेचन के बाद जातीय विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और जब गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाएगी तो ऐसी स्थिति जो होगी उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि ये कहा जाए कि निषेचन के बाद जो जातीय विशिष्ट गुणसूत्र हैं उनकी संख्या क्या होती है, बनी रहती है। तो ये सभी बातें, ये सभी चर्चाएं अपन ने की हैं। ये शुक्राणु जनन का जो महत्व है, उस शुक्राणु जनन के महत्व की अपन ने यहाँ पर क्या की है, बात की। ओके, तो ये सारी बातें अपने किसकी हुई, शुक्राणु जनन की बातें अपन ने कर ली है। या अपन ये कहें कि यहाँ पर अपन ने स्पर्म जो है उस स्पर्म की संरचना के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा की है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की कंप्लीट स्ट्रक्चर जो अपन ने यहाँ पर देखी है। ओके, एक बार मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। देखिए, अपन बात कर रहे हैं स्पर्म की संरचना, शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु का निर्माण कौन सी क्रिया के फलस्वरूप हुआ, शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण। जब शुक्राणु का निर्माण हुआ तो अपन ये कह सकते हैं कि शुक्राणु जो है उसके अंदर एक मेनली रूप से शुक्राणु को 3 भागों में अपन डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और 3 भाग आपके हो गए, हेड भाग मतलब जिसको अपन शीर्ष भाग कहते हैं, दूसरा मिडिल पीस जिसको अपन मध्य भाग कहेंगे, और तीसरा कौन सा होगा, पूंछ भाग होगा या अपन कह सकते हैं टेल रीजन। ठीक, शीर्ष भाग हेड भाग जो होगा वो एक्रोसोम और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, या यूं कहा जाए कि इसका स्पर्म का जो अग्रतम भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं या हेड। और हेड में एक्रोसोम पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। एक तो एक्रोसोम मौजूद होगा और दूसरी अपन चर्चा करें तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। एक्रोसोम जो होता है वो शीर्ष भाग पर आगे पाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर बाहर पाई जाने मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके आगे वाले भाग पर क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम पाया जाएगा। ये एक्रोसोम जो है उसका निर्माण कौन करेगा, एक्रोसोम का निर्माण करेगा कौन, गोल्जी बॉडी। गोल्जी कायल जो होता है उस गोल्जी कायल के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। और एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम का निर्माण करता है उसे एक्रोब्लास्ट कहा जाता है, और गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो एक्रोसोम होता है उसमें के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को एक्रोसोमल झिल्ली कहा जाता है। इस एक्रोसोम में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन लैंडकारी एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, जैसे एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फोस्फेटेज, एक्रोसिन, हाइड्रोडिनेज, एक्रोसोमीन, इस प्रकार के कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो है वो क्या काम करते हैं, जैसे अंडाणु की भित्ति के साथ में लगेंगे वो उसको क्या करते हैं, भेदने का काम करेंगे, है ना। या अपन कहेंगे एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि अंडाणु की, जैसे अंडाणु और इस अंडाणु के संपर्क में जैसे स्पर्म आएंगे, कई स्पर्म जो होंगे इसके संपर्क में, तो इनमें से कोई भी स्पर्म होगा वो क्या करेगा, इसकी भित्ति को जो भेद देगा वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो इसके प्रोन्यूक्लियस के साथ में इसका प्रोन्यूक्लियस मिलेगा, उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये एक्रोसोम हो गया। और एक्रोसोम और न्यूक्लियस के मध्य जो खाली स्थान पाया जाता है उसको परपोरिटियम कहा जाता है। इसके नीचे या अपन ये कहें कि जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, उस शुक्राणु के शीर्ष भाग का अधिकांश भाग जो होता है वो किससे, न्यूक्लियस से घिरा रहता है, या अधिकांश भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होते हैं
और ये क्या काम करेगा, एक तो शुक्राणु के जो शीर्ष है उसकी आकृति प्रदान करने का काम करता है, शुक्राणु के शीर्ष की आकृति प्रदान करने का काम करता है, और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होगा, तो ये जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है तो ये आनुवंशिक पदार्थ को संतति में ट्रांसफर करने की क्रिया करता है। ओके, इसके पीछे वाला भाग जो होता है, मतलब हेड रीजन के जस्ट पीछे वाला जो भाग होगा वो कौन सा होता है, मिडिल पीस कहलाता है। या आप ये कहें कि मिडिल पीस के जस्ट आगे वाला भाग या शीर्ष भाग जो मिडिल पीस का वो कौन सा होता है, जिसको क्या कहते हैं, वहां क्या कहते हैं उसको, नेक कहते हैं, उसको गर्दन कहते हैं। और इस नेक में सेंट्रियोल पाया जाता है, तारक-काय पाया जाता है। ये तारक-काय दो प्रकार, दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक समीपस्थ तारक-काय होता है, एक दूरस्थ तारक-काय होता है। जो तारक-काय केंद्र के नजदीक आता है, केंद्र के समीप होता है, उसे समीपस्थ तारक-काय या निकटस्थ तारक-काय या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कह सकते हैं। और जो तारक-काय केंद्र से दूर होता है उसे दूरस्थ तारक-काय या डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये क्या काम करता है, ये विदलन के पश्चात, सॉरी निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का काम करता है। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है या कहें समीपस्थ तारक-काय जो है, ये समीपस्थ तारक-काय क्या काम करेगा, विदलन निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का काम करता है। दूसरी बात करें डिस्टल सेंट्रियोल की, तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, और ये अक्षीय तंतु जो होता है वो मिडिल पीस का निर्माण कर रहे हैं, टेलिविजन तक जा रहे हैं। और इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में, सर्पिल क्रम में पाया जाता है। जिन तंतुओं में सर्पिल क्रम में पाया जाता है और सर्पिल क्रम में पाया जाता है उसको संस्कृत क्या कहते हैं, निवेद। और जिन जंतुओं में ये सर्पिल क्रम में ना पाया जाकर गुच्छों में पाया जाता है उसको अपन मैनचेट कहा जाता है, परत का निर्माण कर लेते हैं मैनचेट। उसके बाद में इसके नीचे वाला जो भाग की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या पाया जाता है, रिंग सेंट्रियोल होता है। रिंग सेंट्रियोल जो है वो क्या काम करता है, मध्य भाग और टेलिविजन जो होता है उसके मध्य क्या करता है, सीमा रेखा बनाने का काम करता है। इसका दूसरा नाम जो है एनल स्विंग, एनल स्विंग, और या आप इसको जेंसन स्विंग जो है वो भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। और पीछे की साइड की अगर अपन बात करते हैं तो इसके या ये कहें कि स्पम का अंतिम भाग या अपन ये कहें कि मध्य भाग को पीछे वाला जो भाग होता है उसको टेलिविजन कहा जाता है, पूंछ भाग कहा जाता है। ये पूंछ भाग जो होता है इसके अंदर जो मिड के अंदर, पूंछ के मिड में तो अक्षीय फिलामेंट होता है और इसके चारों तरफ जो होता है वो प्लाज्मा, कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। पूंछ भाग जो होता है वो लंबा पतला संरचना जो है वो होती है, ठीक है। कसाबिका के आधार पर स्तंभ की बात करें तो दो प्रकार के, एक तो फ्लेजिलेट और एक नॉन फ्लेजिलेट। फ्लेजिलेट वे जिनमें कसाबिकाएं पाई जाती हैं, नॉन फ्लेजिलेट वे जिनमें कसाबिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसे इसमें किसी प्रकार की कोई फ्लेजिलेट नहीं पाई जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन फ्लेजिलेट कहा जाता है। फ्लेजिलेट में भी इसको बांट सकते हैं, यूनिफ्लेजिलेट, बाइफ्लेजिलेट, हेक्साफ्लेजिलेट। अधिकांश जीव होते हैं उनके स्तंभ यूनिफ्लेजिलेट होते हैं, यूनिफ्लेजिला पाई जाती है। टोड फिश होता है उसमें दो फ्लेजिला पाई जाती है इसलिए उसको बाइफ्लेजिलेट कहा जाता है। और ग्रासहोपर की बात करें तो उसमें हेक्साफ्लेजिलेट 6 फ्लेजिला पाई जाती है। अगर स्तंभ के हेड रीजन की हम बात करें तो उसकी आकृति भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। अस्थिर मछलियों में सिर की आकृति गोलाकार होती है, चूहों के सिर की आकृति हुक्नुमा होती है, मनुष्य के सिर की आकृति चम्मच के आकार की होती है और उभयचर के सिर की आकृति कैसे होती है, भालाकार होती है। और स्तंभ जो है वो एगोनिक सेल है, गतिशील है, इसकी अपन बात करें। ये जो टॉपिक है आपका स्तंभ, स्ट्रक्चर ऑफ स्तंभ,